पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर पढ़ा था कि एक कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होगा, या आप एक बॉन्ड की मतलब बॉन्ड नेचर किस तरह फाइंड करते हो। तो वो हमने कुछ इस तरह डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 0 से 0.8 तक की रेंज में आएगा तो वो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 से 1.7 की रेंज में आएगा तो वो बॉन्ड पोलर होगा, और अगर 1.7 से अबो आएगा तो वो बॉन्ड आयोनिक होगा। लेकिन फिर इसमें साथ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी सामने आ गई कि लेट्स सपोज HBr था, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड था, लाइक BF3 था, लाइक HF था, जिसका बॉन्ड नेचर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई और आ रहा था लेकिन इसका बॉन्ड नेचर जो है वो कोई और था। तो इसके बेस पे फिर हमने ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे जब आप इसका बॉन्ड कैरेक्टर फाइंड करते हो कि ये पोलर है, नॉन पोलर है या आयोनिक है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे डायपोल मूवमेंट से हम इसको फाइंड करते हैं कि एक बॉन्ड जो है वो पोलर है, मतलब हम इसके ऊपर चार्जेस लिखेंगे या इसके ऊपर चार्जेस नहीं लिखेंगे। सो डायपोल मूवमेंट हमें कुछ एप्लीकेशन है इसके कि ये हमें किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा। डायपोल मूवमेंट हमें एक्सप्लेनेशन देता है, फर्स्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है, उसके ऊपर हम चार्जेस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। द सेकेंड वन इज लेट्स सपोज अगर आपको पता चला कि हाँ मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है, उसके ऊपर हम चार्जेस लिखेंगे। तो लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि HBr है और ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो इसके ऊपर अगर हम चार्जेस लिखते हैं तो इस चार्जेस के दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ऊपर होगा, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी मौजूद है। तो डायपोल मूवमेंट हमें बताती है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के बारे में, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है। एंड द नेक्स्ट वन एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि अगर आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का पता चल जाए तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ओके, डायपोल मूवमेंट, इसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। अगर मैं लिखूं कि A और B है एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो इस B की तरफ ज़्यादा है। तो डायपोल मूवमेंट का जो एरो है यहाँ पे, इसका जो टेल होगा वो उस एटम की तरफ होगा जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और यहाँ पे इसका जो हेड होगा वो उस एटम की तरफ होगा जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। सो मीन डायपोल मूवमेंट हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताती है कि वो उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है। तो यहाँ से मुझे एक दूसरी बात भी पता चली कि डायपोल मूवमेंट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मूवमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, डायपोल मूवमेंट, इसका फार्मूला है Q मल्टीप्लाई बाय R। ओके, अब Q क्या है और R क्या है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस। मीन्स अगर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास HCl है, तो दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, तो Q जो है वो एक्चुअली चार्ज है।
charge on any one atom, इस, या आप ये वाला चार्ज ले लो या आप ये वाला चार्ज ले लो, अब दोनों चार्जेस की क्वांटिटी बराबर होगी, बिकॉज जितना क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है आर जो है, दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन two charges, two opposite charges, so this is called dipole moment। अगर मैं इसका यूनिट आपको बता दूं तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है Q कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कूलम मीटर, लेकिन इसका यूनिट हम डिबाई भी लिख सकते हैं, डिबाई, डी से डिनोट करते हैं। कूलम मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट और इसको हम डिबाई भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये दोनों यूनिट जो है वो बराबर नहीं होती। लेट्स सपोज अगर आपने एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है, वन यूनिट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 डिबाई कितने कूलम मीटर के बराबर होगा, तो हमारे पास 1 डिबाई जो होगा वो 3.34 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर होता है। तो इस रिलेशन से आप यूनिट कन्वर्जन करोगे। ओके, ओवरऑल यहाँ पे अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, इक्वल टू ज़ीरो, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और अगर मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर है। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसके ऊपर चार्जेस नहीं लिखते। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मीन 1.84 डिबाई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये मैंने फाइंड किस तरह करना है। नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू ज़ीरो कब आएगी और ज़ीरो से ज़्यादा कब आएगी? जब आपने एक बॉन्ड की पोलैरिटी फाइंड करनी हो तो नेट डाइपोल मोमेंट से करोगे। अगर नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होगा। ओके, हाउ टू measure डाइपोल मोमेंट। एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हमें किस तरह पता चलेगा कि ये पोलर है या नॉन पोलर है? तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर होगा जिसमें दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स होता है, एक नेगेटिव प्लेट्स होता है, और इसमें हम किसी अननोन मॉलिक्यूल को डाल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ए और बी मॉलिक्यूल को डाल दिया, ठीक है। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होगा, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया होगा। जब एक अननोन कंपाउंड ए बी मैंने डाल दिया तो वो ए बी जो है वो यहाँ पे इर्रेगुलर पैटर्न से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। एक इर्रेगुलर पैटर्न से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर इसका स्विच मैं ऑन कर दूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है
पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये होगा कि उस मॉलिक्यूल ने इस प्लेट्स को बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, मतलब जिस तरह पहले थे उसी तरह बाद में भी होंगे, इर्रेगुलर पैटर्न से। और पॉसिबिलिटी 2 इस तरह हो सकती है कि वो मॉलिक्यूल यहाँ पे एक ख़ास रेगुलर पैटर्न से अरेंज हो जाएगा। सो यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल ने इस प्लेट को रिस्पॉन्स दिया, तो इसको रिस्पॉन्स इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास रेगुलर पैटर्न से अरेंज हो गए, तो सारे बी मॉलिक्यूल एक ही तरफ है, तो इसका मतलब है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है। सारे ए मॉलिक्यूल नेगेटिव प्लेट्स की तरफ है, तो इसका मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी, यहाँ पे आपको नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पे आपको मतलब स्क्रीन वो रिकॉर्डर डिटेक्टर लगा होगा, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा। बट क्वेश्चन ये है कि मुझे एक मॉलिक्यूल को देख के किस तरह पता चलेगा कि ये पोलर है या ये नॉन पोलर है। मतलब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स लिखता हूँ CH4 BF3 डिफरेंट मॉलिक्यूल लिखता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि ये सारे नॉन पोलर है। अब मैंने तो इसका जो है इसको इलेक्ट्रिकल कंडेंसर वगैरह में नहीं डाला, तो मुझे एक मॉलिक्यूल को देख के किस तरह बताना है कि इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है और 0 से ग्रेटर है। तो इसके लिए आपने how to find net dipole moment। अगर आपको नेट डायपोल मोमेंट का पता चला, मीन अगर नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, अगर नेट डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 तो मॉलिक्यूल पोलर। ओके, तो ये आपको पता चलेगा डायरेक्ट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल से, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल से पता चलेगा। सो एक्सपेरिमेंटली मीन जिस मॉलिक्यूल्स की भी ज्योमेट्री लीनियर होती है, जिस मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर होती है, जिस मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, लीनियर, एंगुलर, लीनियर, ट्रायंगुलर एंड टेट्राहेड्रल। लीनियर कब होगी कि जब सेंट्रल एटम के साथ टू बॉन्ड पेयर अटैच हो, लोन पेयर ना हो, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर अटैच हो। फॉर एग्जांपल BeCl2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि इसकी ज्योमेट्री लीनियर है। BeCl2 कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम बेरिलियम है, यहाँ पे कार्बन है, कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास नहीं है और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर अटैच है, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। ट्रायंगुलर कब होगी कि सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर अटैच हो, लोन पेयर कोई भी ना हो, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर अटैच हो। फॉर एग्जाम्पल BF3 का आप एग्जाम्पल ले लें, AlCl3 का आप एग्जाम्पल ले लें, तो बोरान है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बट इसके साथ 3 बॉन्ड पेयर अटैच है, तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायंगुलर होती है। और टेट्राहेड्रल कब होगी कि जब सेंट्रल एटम के साथ
4 बॉन्ड पेयर अटैच हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर अटैच हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। एग्जाम्पल CH4 आप ले लें, CCl4 आप ले लें। तो ये तीन ज्योमेट्री अगर लीनियर है, ट्राइंगुलर है और टेट्राहेड्रल है, सो ये तीनों ज्योमेट्री हमारे पास नॉन पोलर होती है और इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा। इन तीनों का डायपोल मोमेंट 0 आएगा और ये जो है हमारे पास नॉन पोलर होती है। ओके, ये किस तरह, लेकिन शर्त ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, कंडीशन हमारे पास ये होना चाहिए कि सेम एटम्स अटैच अराउंड द सेंट्रल एटम के साथ एटम सेम अटैच होने चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ बेरिलियम सेंट्रल एटम दोनों क्लोरीन, दोनों सेम, कार्बन सेंट्रल एटम दोनों ऑक्सीजन, बोरान सेंट्रल एटम सारे फ्लोरीन, कार्बन सेंट्रल एटम सारे हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम के साथ जो अटैचमेंट एटम है वो सेम होने चाहिए। ओके, इसको प्रूव करते हैं कि ये क्यों इस तरह है। इसका एक्चुअली रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं BeCl2 का एग्जांपल ले लूं, तो एक्चुअली इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ होंगे और इस वाले में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ होंगे। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका इस तरह और इसका उस तरह होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल होगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा। इसका एग्जांपल लेके BF3 को आप ज़रा चेक कर दें, इसका भी रिजल्टेंट 0 आता है। किस तरह, इन दोनों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ओके, अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है। 0 किस तरह आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्राइंगुलर शेप बनता है। मीन अगर मैं इसको 1 ले लूँ, इसको 2 कंसिडर कर दो और इसको 3 कंसिडर कर दो, ठीक है। सो या एनीवन, देखो इस वाले एरो को अगर मैं इस तरह ड्रा करूँ, ठीक है, और इसका हेड टू टेल रूल से इसको कंबाइन कर दे, तो ये वाला एरो जो है वो इसके इस तरह होगा, ठीक है, हेड टू टेल रूल से। दिस इज़ 1, ये वाला, दिस इज़ 2, और ये जो है इसको कंबाइन कर दें तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास 0 आएगा। अब अगर आप इसको ज़रा चेक कर दें, CH4 को अगर आप ज़रा चेक कर दें, तो इसका भी हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 0 आता है, ठीक है। ओके, रिजल्टेंट किस तरह 0 आएगा, सारों को हेड टू टेल रूल से कंबाइन कर दे तो आपके पास सारे जो है वो एक ही पॉइंट पे आएंगे और रिजल्टेंट जो है वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, तो 1 वाला एरो इस तरफ है, 2 वाला एरो इस तरफ है, 3 वाला एरो इस तरफ है और 4 वाला एरो इस तरफ है, तो रिजल्टेंट यहाँ से भी 0 आता है। तो मीन जिस मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री लीनियर होगी, ट्राइंगुलर होगी और टेट्राहेड्रल होगी,
तो उसका नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो आएगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेम एटम जो है वो अटैच होने चाहिए सराउंडिंग के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ये मॉलिक्यूल बता दे पोलर है, तो यस हाँ ये पोलर है, क्योंकि अब इसका मतलब सारे एक ही पावर से उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बेरिलियम है, यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाला, यहाँ पे ब्रोमीन डाला, अब ज्योमेट्री तो लीनियर है लेकिन सराउंडेड एटम सेम नहीं है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करता है, ये कम पुल करता है, तो इसमें दोनों जो है दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। अच्छा, इन तीन ज्योमेट्री के अलावा लीनियर प्लस ट्रायंगुलर और प्लस टेट्राहेड्रल, इन तीन ज्योमेट्री के अलावा बाकी जितनी भी होती है वो हमारे पास पोलर होगी। लेकिन ये तीन भी किस सिचुएशन में हमारे पास नॉन पोलर होगी कि सेंट्रल एटम के साथ सराउंडेड एटम सेम होनी चाहिए। नोट कर दें कि सराउंडेड एटम्स मस्ट बी सेम around the central atom, वो सेम होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे वेस्पर्ट्यूनी ने तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं किए। अब वेस्पर्ट्यूनी हमें बाकी मॉलिक्यूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, लेकिन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हो तो अब उसकी ज्योमेट्री वगैरह वो एक्सप्लेन नहीं करती, तो अब उसका डायपोल मोमेंट हमें किस तरह पता चलेगा। तो अब अगर आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मौजूद हो तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, लाइक H2 हुआ, लाइक N2 हुआ, लाइक O2 हुआ, लाइक F2 हुआ, लाइक Br2 हुआ, लाइक Cl2 हुआ। तो अगर सेम होंगे तो ये हमेशा नॉन पोलर होंगे और इसका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। और अगर आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, लाइक HF हुआ, लाइक HCl हुआ एंड सो ऑन, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होंगे और इसका नेट डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है लेकिन ये कैंसिल नहीं कर रही, बिकॉज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट एक स्पेशल केस अपने पास नोट कर दे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली इसका नेट डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है, बट ये मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हम कंसिडर करेंगे। ओके, ये क्यों? अभी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसके दरमियान डबल बॉन्ड है, इसके पास दो लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, और ऑक्सीजन एक्चुअली एक लोन पेयर उसको डोनेट कर रही है। एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, दो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये पाई बॉन्ड हुआ और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। ओके, अच्छा, अब ज़रा आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए अगर नेगलेक्ट कर दें तो इस दोनों बॉन्ड में मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना है, बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 3.5 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो मीन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो फिर इसका तो नेट डायपोल मोमेंट है ना
क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन की तरफ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। लेकिन एक्चुअली इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा डोनेट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो आप डायपोल मूवमेंट से अगर चेक करें तो डायपोल मूवमेंट से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ कर रहा है, लेकिन दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करता है, वो कैंसिल करता है और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो नॉन पोलर हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जितनी ज्योमेट्री होती है, एंगुलर हो गया, पायरामिडल हो गया, तो ये सारी की सारी हमारे पास पोलर होगी। ओके, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर किस तरह फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोलरिटी। मॉलिक्यूल जितना पोलर होगा उतना ही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला है म्यू ऑब्जर्व, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू हमें गिवन होगी, डिवाइड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। ये हम खुद ही फाइंड करेंगे, थ्योरेटिकल फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे? Q मल्टीप्लाई बाय R। कोई एक चार्ज हमें गिवन होगा, उसके दरमियान जितना डिस्टेंस है पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें गिवन होगा। बस सिंपल आपने ख्याल रखना है कि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। अगर वो डेबाई में है तो यहाँ पे तो आपने कूलम मीटर में फाइंड करना है, तो इसको आप डेबाई में चेंज करोगे दोनों, क्योंकि परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे हम इस एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो इसी से हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी फाइंड करेंगे।